नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। जानेंगे विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ हुआ खास, और साथ ही चर्चा करेंगे पौधों के जीवन में प्रकाश के महत्व पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। हैदराबाद में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन, उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों पर हुई चर्चा। फ्रूट फ्लाई की रक्त कोशिकाओं से मिली नई जानकारी, डॉक्टर ललितिका मंडल और उनके दल ने किया शोध। शार्क की घटती संख्या को रोकने के लिए भारत ने उठाया कदम। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोची में बनाई गई शार्क के बचाव की योजना। मलेरिया से बचाव के लिए की गई प्रोटीन की पहचान, वैज्ञानिक दल में भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल। समय से पहले बच्चों के जन्म के लिए गंदगी और खुले में शौच भी है जिम्मेदार, ताजा शोध में हुआ खुलासा। और खोज खबर में चर्चा करेंगे पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है प्रकाश, और कैसे करते हैं पौधे प्रकाश का उपयोग। और अब खबरें विस्तार से। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत को मिली उपलब्धियों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विज्ञान और तकनीकी विभाग की ओर से हैदराबाद में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए देश के वैज्ञानिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। पेश है ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक शोध और तकनीकी के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप रैंकिंग देशों में शुमार है। देश में वैज्ञानिक रिसर्च और तकनीकी की विकास दर पिछले कुछ सालों से 13% बनी हुई है। विज्ञान और तकनीकी विभाग ने देश में वैज्ञानिक शोध और तकनीकी के विकास में अहम योगदान दिया है। विभाग के लगातार प्रयासों और शोध की वजह से ही भारत आज दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रकाशन में 4% योगदान देता है, जबकि नैनो विज्ञान और तकनीकी के प्रकाशन में वो दुनिया में 3रे स्थान पर है। वैज्ञानिक शोध की समीक्षा के लिए विज्ञान और तकनीकी विभाग ने हैदराबाद में 6 और 7 जुलाई को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्रालय की अब तक की सफलताओं और भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया। We have all agreed that there is a need to refocus and reorient our research towards making science more useful for the people and the society, and to focus on issues which will solve the problems of the people of this country and strengthen the various programs launched by the Prime Minister. सम्मेलन में मंत्रालय के अलावा 21 संस्थाओं के प्रतिनिधि, सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन और मंत्रालय के प्रोग्रामिंग विभाग के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने विभाग की हाल की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। It's a process and the outcomes were very many and very good. So first of all that we resolved to do several things. One is how to make our systems more efficient in terms of delivering the knowledge, generating new knowledge as well as delivering the projects. We also brainstormed about what are the needs of the society, what are the priorities of the country, and in which ways can we actually move in that direction by using science and technology. प्रोफेसर शर्मा ने नई चुनौतियों का सामना करने में मंत्रालय के रोल के बारे में और उनसे जुड़े विभागों के बारे में बताया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक समुदाय से मानवीय मूल्यों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक शोध पर जोर देने की अपील की। विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री श्री YS चौधरी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और आम लोगों की जरूरत के मुताबिक रिसर्च और विकास पर जोर दिया।
फ्लाई की कोशिकीय संरचना और कोशिकीय विकास मनुष्यों की तरह ही होता है। यही वजह है कि मनुष्यों में होने वाली बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए फ्रूट फ्लाई पर शोध किए जाते हैं। इसी सिलसिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली की वैज्ञानिक डॉक्टर लोलितिका मंडल और उनके दल ने फ्रूट फ्लाई की रक्त कोशिका पर एक नया शोध किया है। इस शोध के जरिए कैंसर और अन्य कई बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। फल मक्खियां या वैज्ञानिक भाषा में ड्रोसोफिला मानवीय बीमारियों की जेनेटिक और सेलुलर समझ के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि फल मक्खियों की बुनियादी कोशिका व्यवस्था, विकास और जीन नियंत्रण प्रणाली इंसानों से काफी मिलती जुलती है। अब एक अहम रिसर्च में पाया गया है कि फल मक्खियों का इस्तेमाल इंसानों में खून से जुड़ी बीमारियों और यहां तक कि ब्लड कैंसर के निदान में भी किया जा सकता है। ये जानकारी डॉक्टर लोलितिका मंडल और उनकी टीम ने मोहाली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में हासिल की है, जिसके मुताबिक फल मक्खियों में रक्त कोशिकाओं का विकास काफी हद तक धमनियों की तरह ही होता है। एक वयस्क फल मक्खी के शरीर में भी रक्त कोशिकाओं का विकास होता रहता है। Drosophila shares about 80% homology of the genes that are present in us, right? So we ask a question in Drosophila and try to understand what would be predicted in human or in higher vertebrate, right? It's a very simple analogy that you have to look at the blueprint of development and then you try to accumulate that or assimilate or assume what else can come in a complex individual. डॉक्टर मंडल और उनकी टीम ने उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की, जिसके जरिए वयस्क फल मक्खी की रक्त कोशिकाएं नई रक्त कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। टीम ने यह भी पाया कि एक वयस्क फल मक्खी में कई तरह की रक्त कोशिकाएं होती हैं। For example, in blood cancer, what goes wrong? You have a tremendous number of amplification of hemocytes, and these hemocytes go and invade in different structure. Metastasis happens, and the animal is killed. The human being is killed, or the mouse model is killed, whatever. How can you prevent it? You can prevent it by stopping the migration of this metastatic tissue. This is one way you can do it. So people render chemotherapy, right? But because of chemotherapy, normal cells are also dead. You can't really handle it at that time. So we are looking forward for some therapy which is beyond handling the cancer cell, directly handling the cancer cell, something which will actually destabilize the cancer cell. ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जैसे मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण में होती है। ये शोध उस मान्यता के विपरीत है जिसमें कहा जाता था कि फल मक्खियों में रक्त कोशिकाओं का निर्माण लार्वा या पुपल स्टेज में होता है और वयस्क मक्खियों की रक्त कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता नहीं होती। जानकारों के मुताबिक नई खोज इंसानों में खून से जुड़ी समस्याओं, मसलन ब्लड कैंसर, घाव का इलाज, डायबिटीज और आनुवंशिक गड़बड़ियों को दूर करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। इस शोध के नतीजे जर्नल डेवलपमेंटल सेल में दिए गए हैं। शार्क एक ऐसी प्रजाति जो विशाल और शक्तिशाली होने के साथ साथ 400 साल पुरानी मानी जाती है, लेकिन भारत समेत पूरे विश्व में शार्क की घटती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोची ने शार्क की घटती संख्या को रोकने के लिए एक योजना बनाई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। समुद्री दैत्य कहलाने वाले शार्क की प्रजातियां करीब 400 मिलियन साल पुरानी हैं। शार्क समुद्र के सबसे ताकतवर जीवों में से एक है। फिर भी आज इसके विलुप्त होने का खतरा दुनिया भर में मंडरा रहा है। भारत से लगे समुद्र में करीब 160 किस्म के शार्क पाए जाते हैं, जिनमें रेक्विम शार्क्स, हैमरहेड्स, थ्रेशर्स, मैकरेल शार्क्स, बैम्बू शार्क्स और हाउंड शार्क्स प्रमुख हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें शार्क की कई प्रजातियां तेजी से कम हो रही हैं। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शार्क की बढ़ती हुई मांग, जिसे मशीनों के जरिए मछली मारकर पूरा किया जा रहा है। इसकी तुलना में शार्क धीरे धीरे बढ़ती है और कम संख्या में नए शार्क पैदा होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के आसपास के समुद्रों में 1985 से 2013 के बीच शार्क की संख्या में 64% से ज्यादा कमी आई है। इस चिंताजनक हालत से निपटने
और समुद्रों में शार्क की संख्या बढ़ाने के लिए द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची ने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। इसका नाम है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर शार्क्स इन इंडिया या NPOA। इस योजना के तहत मछली उत्पादन का डेटाबेस तैयार करना, शार्क के बारे में विस्तार से अध्ययन करना और शार्क से जुड़े व्यापार की विस्तृत जानकारी हासिल करना शामिल है। ये रिपोर्ट शार्क के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है। खाद्य और कृषि संस्थान की इस रिपोर्ट में आपसी समन्वय, जरूरी शोध और विकास कार्यक्रम शामिल हैं। उड़ीसा में किए गए एक शोध में ये बात सामने आई है कि समय से पहले बच्चों के जन्म के लिए गंदगी और खुले में शौच भी जिम्मेदार है। ये शोध किया है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ भुवनेश्वर के वैज्ञानिक विजया के पाढ़ी ने, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उड़ीसा के 2 गांवों की 670 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया। इस शोध को जर्नल PLOS मेडिसिन में भी प्रकाशित किया गया है। सफाई से जुड़े क्रियाकलाप सेहत के साथ कई मायनों में जुड़े होती हैं। हल्के से लेकर संगीन इन्फेक्शन जैसे हैजा, टाइफॉइड और जॉन्डिस के अलावा गंदगी नवजात शिशुओं की मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार मानी जाती है। अब एक सनसनीखेज शोध में पता चला है कि गंदगी का असर गर्भधारण पर भी पड़ता है और ये समय से पहले बच्चों के जन्म के लिए भी जिम्मेदार होती है। ये रिसर्च भुवनेश्वर स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में डॉक्टर विजय के पाढ़ी की अगुवाई में की गई है। शोध में ओडिशा के 2 ग्रामीण इलाकों में 670 गर्भवती महिलाओं पर परीक्षण किया गया। शोध में इन महिलाओं की साफ सफाई से जुड़े क्रियाकलापों का अध्ययन किया गया। ये पाया गया कि शौचालय का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की तुलना में खुले में शौच करने वाली महिलाओं में गर्भपात और समय से पहले बच्चे जनने का खतरा ज्यादा रहा है। PLOS मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित ये शोध साफ साफ दर्शाता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई का ख्याल रखना बेहद महत्वपूर्ण है। PLOS मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित ये शोध साफ साफ दर्शाता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई का ख्याल रखना बेहद महत्वपूर्ण है। ये शोध इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि करीब 636 मिलियन भारतीय आज भी शौचालयों का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे खासकर महिलाओं में स्वास्थ्य से जुड़े खतरे बढ़ जाते हैं। स्पष्ट है कि मां और बच्चे की सेहत के लिए साफ सफाई और शौचालयों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। मलेरिया से बचाव के लिए लिसेस्टर यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने एक नया शोध किया है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्रोटीन की पहचान की है जिसके जरिए मलेरिया की रोकथाम संभव है। वैज्ञानिकों के इस दल में भारत के डॉक्टर महमूद आलम भी शामिल है। मलेरिया पर किए गए इस शोध को नेचर पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया है। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के पैथोजन से फैलने वाला मलेरिया दुनिया भर के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। हालांकि मलेरिया पर काबू पाने की दिशा में मेडिकल तकनीकी को काफी सफलता मिली है, फिर भी दुनिया के करीब 3.2 बिलियन लोगों पर मलेरिया का खतरा मंडरा रहा है। ये संख्या दुनिया की आबादी की लगभग आधी है। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के पैथोजन का उपाय ढूंढने के लिए दुनिया भर में जानकार कोशिश कर रहे हैं। काइनेस एक तरह का प्रोटीन है जिसके टूटने से पैथोजन की जिंदगी कम होती है और मलेरिया पर लगाम लग सकता है। अब एक भारतीय शोधकर्ता ने इस दिशा में अहम मुकाम हासिल किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लेकेस्टर में मेडिकल रिसर्च काउंसिल की टॉक्सिकोलॉजी यूनिट और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने काइनेस नाम के एक खास तरह के प्रोटीन की पहचान कर ली है, जिससे मलेरिया की रोकथाम में मदद मिल सकती है। बीमारी की रोकथाम के लिए एक उत्साहजनक खबर होने के साथ साथ ये देश के लिए भी गर्व का विषय है। ताजा खोज करने वाली इस टीम में डॉक्टर महमूद आलम भी शामिल हैं, जो झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले हैं। जानकारों के मुताबिक काइनेस नाम का प्रोटीन खून में मलेरिया के पैरासाइट को फैलने से रोकता है। इस शोध से कम साइड इफेक्ट वाली मलेरिया रोधी दवा तैयार करने में मदद मिल सकती है, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित हो। टीम ने फॉस्फेट ग्रुप की पहचान के लिए फॉस्फोप्रोटेमिक्स जैसी तकनीकी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा केमिकल जेनेटिक्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें पैरासाइट की पहचान के लिए
उसके डीएनए में बदलाव लाने के लिए सिंथेटिक केमिकल्स का उपयोग होता है। नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित इस शोध को यूनाइटेड किंगडम के एमआरसी और वेलकम ट्रस्ट ने आर्थिक मदद दी है। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है खास, डालेंगे एक नजर साइंस एक्सप्रेस में। इसरो ने 10 जुलाई को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-28 के जरिए श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से एक साथ 5 विदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। इसरो के इतिहास में ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मिशन है। ये PSLV की 13वीं उड़ान थी, जिसने कुल 1440 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया। जिन 5 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है, उनमें यूनाइटेड किंगडम के सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तैयार की हुई 3 DMC-3 ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, जबकि 2 ऑक्सिलरी सैटेलाइट हैं। इनमें एक SSTL की तैयार की गई CBNT-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन माइक्रो सैटेलाइट है, जबकि दूसरी यूनाइटेड किंगडम के सरे स्पेस सेंटर की तैयार की गई नैनो सैटेलाइट D-ऑर्बिट सेल है। पश्चिमी घाट के संवेदनशील इलाकों के सीमांकन की समीक्षा के लिए हाल ही में एक बैठक बुलाई गई। बैठक की अगुवाई केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने की, जिसमें संबंधित राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्री भी शामिल थे। ये फैसला किया गया कि 2013 के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी घाट के संवेदनशील इलाकों में वाणिज्यिक खुदाई और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग धंधों पर सख्ती से रोक लगा दी जाए। संवेदनशील इलाकों के सीमांकन से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट और खुदाई और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग धंधों की सूची अगस्त तक आ जाने की उम्मीद है। कचरे के निस्तारण के लिए ताजा कदम उठाते हुए सरकार ने कचरा बिनने वालों की पहचान करने का फैसला किया है। इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए के कैश पुरस्कार का प्रावधान है, जिसे 3 सबसे बेहतर कचरा बिनने वालों और इस काम से जुड़ी 3 संस्थाओं को दिया जाएगा। कचरा निस्तारण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय ढूंढने के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। उम्मीद है कि इस कदम से देश को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने में मदद मिलेगी। कचरे के निस्तारण और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए नया कदम उठाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया ने हरिद्वार में पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। गंगा नदी में पॉलिथीन बैग फेंकने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नए नियमों के मुताबिक हरिद्वार में प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने वालों पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हरिद्वार में 40 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई है और उनका इस्तेमाल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य में विस्फोट की तस्वीर उतारी है। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि किस तरह विस्फोट के बाद सूर्य से निकलने वाला असबाब प्लाज्मा के बादल के रूप में अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ता है। इस प्रक्रिया को प्रोमिनेंस इरप्शन और बादलों में कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। खुली आंखों से इस प्रक्रिया को नहीं देखा जा सकता। सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए इस घटना की तस्वीर खींची है। जानकारों के मुताबिक इन तस्वीरों से सूर्य में होने वाली विस्फोटों के बारे में नई जानकारी मिलेगी। सोलर इंपल्स 2 के स्विस पायलट आंद्रे बॉशबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आंद्रे बॉशबर्ग ने सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान से प्रशांत महासागर में जापान से हवाई तक बिना रुके अकेले उड़ान भरी है। यह सफर 120 घंटे में पूरा हुआ, जबकि इससे पहले अमेरिका के स्वर्गीय स्टीव फॉसेट ने 2006 में सौर ऊर्जा से उड़ने वाले वर्जिन अटलांटिक ग्लोबल फ्लायर पर लगातार 76 घंटे उड़ान भरी थी। सोलर इंपल्स 2 ने जापान के नागोया से सोमवार को उड़ान भरी और 5 दिन और 5 रात लगातार उड़ने के बाद शुक्रवार को हवाई के कालेलोया में उतरा। इस उड़ान से भविष्य में सौर ऊर्जा की मदद से हवाई यात्रा की संभावनाओं को और बल मिला है।
प्रकाश मानव जीवन के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ये पौधों के लिए भी आवश्यक है। प्रकाश की मौजूदगी में पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा पौधों के विकास में भी प्रकाश का अहम रोल है। पौधों के अंदर ऐसी छोटी छोटी बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश पर निर्भर करती हैं। खोज खबर के आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि प्रकाश का पौधों के जीवन में क्या महत्व है। पेड़ पौधे धरती की बायोमास का 10 में से 9वां हिस्सा यानी 70 बिलियन टन तैयार करते हैं। ये धरती, रेगिस्तान, जलीय या समुद्री सभी इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धरती में ऊर्जा संतुलित रखने में पेड़ पौधों की काफी अहमियत है। ये इकोलॉजिक और मानवीय जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान देते हैं। इसकी वजह है पेड़ पौधों का प्रकाश ग्रहण करना। चूंकि साल 2015 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष घोषित किया गया है, लिहाजा देखते हैं कि पेड़ पौधों की जिंदगी किस तरह प्रकाश पर आधारित है और किस तरह प्रकाश इनके पालन पोषण का काम करता है। प्रकाश पर पेड़ पौधों की निर्भरता बेहद दिलचस्प विषय है। धरती पर पेड़ पौधों की काफी अहमियत है क्योंकि वो सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हैं और उसे फोटोसिंथेसिस के जरिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से सालाना करीब 100 टेरावाट बिजली पैदा होती है, जो मानव सभ्यता की ऊर्जा की खपत से करीब 6 गुना ज्यादा है। माइक्रोब हो या इंसान, फोटोसिंथेसिस धरती पर सभी तरह की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों में प्रकाश खास तरह के रसायन से अवशोषित होते हैं। ये रसायन दरअसल एक तरह का प्रोटीन होते हैं जिनमें हरे रंग के पिगमेंट होते हैं। इन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। ये अल्ट्रा सेलुलर सेल ऑर्गेनेल में होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इस तरह पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से पेड़ पौधों को ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। प्रकाश की वजह से ही पेड़ पौधे स्वयंधारी होते हैं, जबकि दूसरे सजीवों के लिए ये प्राथमिक या सहायक दर्जे का होता है। कभी कभी फोटोसिंथेटिक कोशिकाओं के लिए प्रकाश ग्रहण करना हानिकारक भी होता है। ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ये ऊर्जा जहरीली हो सकती है। फिर भी पेड़ पौधों में इस खतरे से निपटने के लिए खास तरह की तैयारी होती है। नुकसान से बचने के लिए पेड़ पौधे परिष्कृत रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में मददगार होता है। इस किस्म की रोशनी के लिए पेड़ पौधे अपनी संरचना में जरूरी बदलाव करते हैं। जीवन के लिए जरूरी फोटोसिंथेसिस के अलावा पेड़ पौधे प्रकाश का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में भी करते हैं। प्रकाश पेड़ पौधों के बढ़ने पर असर डालता है। तेज रोशनी से बढ़ने वाले पेड़ पौधों को हीलियोफाइट्स कहते हैं, जबकि छांव में रहकर सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने वाले पौधों को स्काईफाइट्स कहते हैं। धरती की उत्पत्ति से लेकर अब तक पेड़ पौधे अलग अलग तरह के प्रकाश के आदी हुए हैं और अलग अलग तरीकों से उनका विकास होता रहा है। बीज का विकास रोशनी के स्रोत पर आधारित होता है। पत्तियों का रंग भी पेड़ पौधों पर पड़ने वाली रोशनी पर निर्भर करता है। तेज धूप में पलने वाले पौधों की पत्तियां चमकदार होती हैं, ताकि तेज रोशनी का पौधों पर असर ना पड़े, जबकि कम रोशनी में बढ़ने वाले पौधों की पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है। पेड़ पौधों पर रोशनी के असर का अध्ययन दुनिया भर के कई वैज्ञानिक कर रहे हैं। पौधों पर प्रकाश की प्रतिक्रिया के अध्ययन में डॉक्टर विंस्लो ब्रिग्स लैब दुनिया भर में सबसे मशहूर रहा है। विंस्लो लैब ने फोटोप्रिज्म के लिए नीली रोशनी की जरूरत, रोशनी की ओर पेड़ पौधों का विकास और क्लोरोप्लास्ट की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण खोज की है। इस खोज को 2009 में बायोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उम्मीद है कि साल 2015 में इस दिशा में कई नए और दिलचस्प खोज सामने आएंगे। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसे लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताजा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर।
देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।